Good morning, everyone. I am Dr. Almas Khan, and today I am going to talk about breast cancer. I am a breast surgeon at Saifi Hospital, Wokhard Hospital, Hasina Hospital, and Apollo Hospital. And I would like to thank the organizers, the Cancer Aid Research Foundation, everybody. Thank you so much for inviting me to give this talk. मैं आज आपको बताने जाऊंगी कि कैंसर क्या है, ब्रेस्ट कैंसर क्या है और ये जानना हमें क्यों ज़रूरी है। अक्टूबर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का मंथ मनाया जाता है। तो इसलिए हमें अक्टूबर जब आता है तो हमें लगता है कि हमें और ज़्यादा लोगों तक ये बातें बतानी चाहिए कि ब्रेस्ट कैंसर क्या है, कैसे पता चलेगा और अगर किसी को हो गया, डायग्नोस हो गया तो उसके बारे में क्या करना है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल हर तरह के कैंसर्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं और फीमेल्स में, लेडीज़ में जो है वो ब्रेस्ट कैंसर आजकल नंबर 1 पे चला जा चुका है। हर 8 में से एक महिला को ज़िंदगी में कभी भी ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस है। ब्रेस्ट कैंसर मतलब स्तन का कैंसर, चेस्ट में जो गांठ होती है उसे वो कैंसर की भी हो सकती है, पर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ महिलाओं को होता है। बहुत कम चांस है, सिर्फ 1% चांस है कि ये मेल्स में भी यानी कि आदमियों में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं में ही होता है। 99% महिलाओं में ही होता है। 1000 में से एक मेल इंसान रहेगा, एक मनुष्य रहेगा जिसको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, क्योंकि ब्रेस्ट टिश्यू जो होते हैं वो मेल्स में और फीमेल्स में दोनों में होते हैं, लेकिन सिर्फ फीमेल्स में ये डेवलप होते हैं और मेल्स में जो है वो डेवलप नहीं होते हैं। अब हम जानेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है। ब्रेस्ट कैंसर मतलब एक गांठ होती है। जब हमारे बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स हैं वो नॉर्मल तरीके से काम करते रहते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है, उनमें कुछ गड़बड़ाहट हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करने लगते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि वो बगावत करने लगते हैं, अपने शरीर से ही वो नाराज़ हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा तरीके से बढ़ने लगते हैं। तब वो गांठ में तब्दील हो जाते हैं और उसे कैंसर में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये कैंसर जो है वो बढ़ता जाता है जब तक कि उसका इलाज ना हो। अगर उसका इलाज ना हो तो वो दूसरी जगह भी चला जाता है। ब्रेस्ट में होने के बाद वो खून के ज़रिए और एक तरीके का फ्लूइड होता है बॉडी में, लिम्फ कहते हैं जिसे, उसके ज़रिए दूसरे पार्ट्स में भी फैलने लगता है। जैसे हड्डी में जा सकता है कैंसर, जा सकता है लिवर में, ब्रेन में, ये सब जगहों पे कैंसर जो है वो फैल सकता है अगर उसका इलाज नहीं किया जाए। ओके, लेकिन अगर हम सही तरीके से इलाज करें, जल्दी से इलाज करें, जब पता चले कि छोटी सी गांठ हुई है उसी वक्त उसका इलाज करें तो ये बिल्कुल भी नहीं फैलेगा, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा और आप एक नॉर्मल ज़िंदगी आगे गुजार सकते हैं। अब जब पेशेंट आता है तो उसको लगता है मुझे ही कैंसर क्यों हुआ है। पेशेंट का पहला क्वेश्चन होता है कि ये क्यों हुआ है, इसकी क्या वजह है। इसकी कोई खास वजह नहीं होती है, कैंसर किसी को भी हो सकता है। कैंसर होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको जो रिस्क फैक्टर्स हैं, कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, हाँ, उनको अगर ये आपके मौजूद हैं तो आपको ज़्यादा रिस्क है, आपको ज़्यादा चांस है कि कैंसर होगा। लेकिन किसी भी नॉर्मल इंसान में हम जीवित हैं, जिंदा हैं, यही एक रीज़न है कि हमें कैंसर कभी भी हो सकता है, फिर चाहे वो मेल्स हो या फीमेल्स हो। मेल्स में बहुत कम है ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क, लेकिन फीमेल्स को बहुत ज़्यादा है और आजकल की जो लाइफस्टाइल चेंजेस वगैरह हैं उसकी वजह से कैंसर का रिस्क बढ़ता जा रहा है। अब रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? अभी लगता है कि हमें क्या करना चाहिए कि हमें कैंसर ना हो। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें हम कुछ नहीं कंट्रोल कर सकते, जो इनकी वजह से कैंसर होता है, लेकिन हमारे हाथ में नहीं है। जैसे हम फीमेल हैं, लेडीज़ हैं, तो उसके लिए हम रोक नहीं सकते अपने आप को, फैक्ट है वो तो होगा। तो हर 8 में से एक लेडी को कभी ना कभी ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क है। दूसरी चीज़ होती है कि एज, उम्र जब बढ़ती जाती है तो कैंसर होने का ज़्यादा चांस होता है। बट पहले ये माना जाता था कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ 40, 50, 60 साल के होने के बाद होता है, पर आजकल देखा जा रहा है कि जो महिलाएं 20 साल, 30 साल की हैं उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर पाया जा रहा है और दिखाई दे रहा है। तो ये एज जैसे जैसे बढ़ती है कैंसर का रिस्क बढ़ता है, बट
जल्दी एज में भी हो सकता है। तो इसीलिए अगर किसी को भी कुछ ऐसे सिम्टम्स या ऐसी चीज़ें दिखाई दें जो कैंसर के लक्षण हैं, तो प्लीज़ उसी पर फ़ौरन तरीके से उसको टेस्ट करवाना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए कि हमें कैंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हम अभी बहुत यंग हैं और बहुत जवान हैं, तो अभी कैंसर नहीं हो सकता है। दूसरी चीज़ें हैं कि जो पर्सनल हिस्ट्री है, अगर किसी को पहले कैंसर की कोई हिस्ट्री है तो ऑफ कोर्स उस महिला को ज़्यादा रिस्क है या उस इंसान को ज़्यादा रिस्क है कि वो कैंसर हो सकता है दोबारा से। और फैमिली हिस्ट्री यानी जेनेटिक हिस्ट्री, जो जीन्स में होता है, कहते हैं ना कुछ एक जीन्स होते हैं जो ब्राका जीन्स जिसे कहते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्रेस्ट कैंसर को बनाने में। कैंसर फॉर्म होता है उसकी वजह से, अगर उनमें म्यूटेशन होते हैं, उनमें तब्दीली होती है, कैंसर सेल्स बन जाते हैं। तो अगर ये किसी में पाए जाते हैं, ये चलता है एक जेनरेशन्स में, यानी किसी की मैटरनल फैमिली यानी माँ की साइड की फैमिली में, जो आपकी नानी होगी या आपकी मौसी होगी या मामा होंगे या मौसी की बेटी होगी या आपकी खुद की सगी बहन होगी, इन सब में कभी अगर इनमें से एक या ज़्यादा लोगों को ब्रेस्ट कैंसर है और उनकी उम्र 40 साल से कम थी ब्रेस्ट कैंसर के वक्त, तो उस महिला को बहुत ज़्यादा रिस्क है कि वो ब्रेस्ट कैंसर उनको भी हो सकता है। इनके पास पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर, इन दोनों में से कोई कैंसर अगर उनकी फैमिली में चला आ रहा है या एक से ज़्यादा लोगों को हुआ है तो उन्हें रिस्क होता है। ये सारी हो गई रिस्क फैक्टर्स। अभी कुछ होते हैं रिस्क फैक्टर्स जो हमारे हाथ में है, जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि शादी नहीं होती, कई लोगों को शादी नहीं करना भी आजकल लोगों का चॉइस हो गया है, तो इसका मतलब उनके हार्मोन ईस्ट्रोजन जो रहता है वो बॉडी में ज़्यादा रहता है, उनके बच्चे नहीं रहते, उन्होंने दूध नहीं पिलाया होता है बच्चों को। तो ये सब चीज़ें हैं, वो रिस्क फैक्टर्स है, इन लोगों को कैंसर होने का ज़्यादा रिस्क है। एल्कोहल, अब जो शराब पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उन लोगों को ज़्यादा रिस्क होता है ब्रेस्ट कैंसर होने का। ओबेसिटी, ओबेसिटी आजकल बहुत रैम्पेंट हो गई है बिकॉज ऑफ द डाइट एंड द लाइफस्टाइल, तो उन लोगों को भी कैंसर होने का रिस्क होता है। पहले किसी को रेडिएशन वगैरह की हिस्ट्री है तो उन्हें भी आगे चल के ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क होता है। जो लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं उन्हें भी रिस्क होता है ब्रेस्ट कैंसर होने का। हार्मोन थेरेपी लेते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, इसीलिए प्लीज़ किसी भी डॉक्टर के बगैर प्रिस्क्राइब किए कोई भी हार्मोनल टैबलेट ना लीजिए, पीरियड पोस्टपोन करने वाली भी या तो फिर गर्भ निरोधक गोलियां, ये सब है एक लिमिट तक लेना चाहिए। अगर आपके डॉक्टर ने, आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने आपको दिया है उसी समय तक लीजिए, अपने आप से जाकर खरीद कर इसको ज़िंदगी भर मत खाते रहिए, क्योंकि अगर आपने 20 साल 30 साल ये गोलियां खाई है तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर होने का। कुछ लोगों का सवाल होता है कि ये सिर्फ, मैंने कहा कि सिर्फ ओल्डर लोगों में होता है, जो यंग होते हैं उनमें नहीं होता है, बट ऐसा नहीं है, यंग में भी हो सकता है। और कुछ लोगों को लगता है कि हमें तो कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, फिर हमें क्यों कैंसर हुआ है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फैमिली हिस्ट्री होने से ही ब्रेस्ट कैंसर होता है। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो उन लोगों को ज़्यादा रिस्क है, बट एनीवे हर एक को ब्रेस्ट कैंसर होने का कभी ना कभी चांस हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि फैमिली हिस्ट्री होने से ही 100% ब्रेस्ट कैंसर होगा। फिर लोगों को ये दिमाग में रहता है कि कैंसर एक बार बता दिया, डायग्नोज हो गया, इसका मतलब अभी तो वो मरने वाला है, यानी उसकी ज़िंदगी में अभी कुछ बचा नहीं है। ऐसा नहीं है, आपके जीवन आगे अच्छी तरीके से चलेगा अगर आपने सही स्टेज पे आके उसका पूरा ट्रीटमेंट किया। मैं पूरा ट्रीटमेंट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट जो होता है वो सिर्फ एक चीज़ से नहीं होता है, सिर्फ ऑपरेशन करने से या सिर्फ दवाई देने से नहीं होता है। तो वो उसके लिए कंप्लीट ट्रीटमेंट करना पड़ता है। उसकी आगे चल के मैं बताऊंगी कि उसकी क्या मॉडलिटीज़ है, क्या क्या तरीके के ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं जिसके लिए हम जा सकते हैं और हमें करना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि कैंसर पता चल गया तो अगर हम कुछ उनको बोलते हैं अब हम बायोप्सी करेंगे, उनको लगता है बायोप्सी करने से कैंसर फैल जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। कोई बायोप्सी करने से कैंसर नहीं फैलता है, बल्कि हमें पता चलता है कि किस टाइप का कैंसर है, आगे हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। बायोप्सी से हमें पूरा 100% डायग्नोसिस मिलता है। तो इस तरीके की बातें आप किसी की भी सुने नहीं, अपने डॉक्टर की सलाह सुने और ये उस पर अमल करें, उस पर विश्वास रखें और अमल करें। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर पेशेंट बायोप्सी की रिपोर्ट के लिए वेट कर रहा है या ऑपरेशन के लिए वेट कर रहा है तो उनको लगता है कि अभी अब कैंसर बढ़ जाएगा इतने दिनों में। ऐसा नहीं है, ये धीरे धीरे बढ़ता है। और अगर आप वेट कर रहे हैं तो उस बीच में ऐसे कुछ दवाई नहीं होती, उन्हें लगता है कोई दवाई दे दीजिए कि इनका स्टॉप हो जाए इसका बढ़ना, पर ये कोई ऐसी मामूली दवाई नहीं होती है
कि पेन किलर या कुछ देने से, एंटीबायोटिक देने से ये स्टॉप हो जाएगा। तो आपको सिर्फ थोड़ा दिनों के वेट करना है जब तक आपका रिपोर्ट आता है और सही ट्रीटमेंट आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं। कोई लोगों को लगता है कि हैवी ब्रेस्ट होने से या बिगर ब्रेस्ट होने से कैंसर हो जाएगा, पर ये भी नहीं है। इस तरह की कोई बात नहीं होती है। किसी को भी कैंसर हो सकता है, उस साइज़ और उस पर कोई डिपेंड नहीं होता है। और हर एक, और लगता है कि सबको कि हर ब्रेस्ट लम्प जो है वो कैंसर होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और घबरा के वो बताते ही नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका लम्प जो है वो कैंसर है। सिर्फ 20% जो ब्रेस्ट लम्प्स हैं वो कैंसर होते हैं, बाकी 80% जो है वो नॉर्मल लम्प्स होते हैं, जो बिनाइन हम जैसे कहते हैं, जो कैंसरस नहीं है, वो होते हैं। दूसरी एक चीज़ गलतफहमी लोगों को बहुत होती है। पेशेंट आते हैं मुझे पूछते हैं कि ये नर है या मादा है। कैंसर में कोई नर और मादा नहीं होती, उनकी कोई लिंग नहीं होती। कैंसर एक बीमारी है, इंसान या तो कोई जानदार चीज़ थोड़ी है जिससे कोई नर या मादा होगा। तो प्लीज़ इस तरीके से लोगों की बातें मत सुनिए आप। और कोई नर मादा नहीं होता है, उसके स्टेज होते हैं, उसकी अलग अलग क्लासिफिकेशन होती है, टाइपिंग ग्रेड्स होते हैं, और उस ग्रेड पे डिपेंड करता है कि आपका कैंसर कितना ताकतवर है, कितना ज़्यादा आपको तक नुकसान पहुंचा सकता है आगे चल के, या कितना अग्रेसिव ट्रीटमेंट हमें करना है। ये डॉक्टर के लिए जानना ज़रूरी है कि कौन से ग्रेड का है कैंसर, ताकि उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। ठीक है, मैं आपको आगे चल के स्टेजिंग भी बताऊंगी। अब ये हो गई बातें रिस्क फैक्टर्स की। देखिए, अगर आपके पास एक या एक से ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं तो आपको कैंसर होने का चांस है आगे चल के। इसका मतलब ये नहीं कि 100% कैंसर ही होगा। चांस है तो क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि अगर हमारे पास जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, जैसे मैंने कहा कि अल्कोहलिज्म या जो ओसी पे ले रहे हैं या इस तरीके की चीज़ें हैं, तो आप अपना वेट रिड्यूस कीजिए, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए। इन चीज़ों से हम कैंसर को कम कर सकते हैं और उसका आने का चांस को कम कर सकते हैं। बट कोई चीज़ें जो हमारे हाथ में नहीं है, हमारी उम्र बढ़ रही है, हम फीमेल हैं, इन सब चीज़ों को तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता। फैमिली हिस्ट्री है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं। हर 1 साल में हमें अपने आप को जांच करना है, 40 साल की उम्र के बाद में। अब ये रही चीज़ें रिस्क फैक्टर्स की। अब सवाल आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कैंसर है, क्योंकि लोगों को कई चीज़ें, ये सब सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं सिम्टम्स, इनमें से कई चीज़ें होती हैं लेकिन वो इग्नोर कर देते हैं, उसको ध्यान नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि दर्द तो नहीं हो रहा है, सिर्फ एक छोटा सा गांठ है, ये तो निप्पल इस तरह से अंदर चला गया है, वरना मुझे कोई दर्द नहीं है। बड़ा बड़ा गांठ लेके लोग आते हैं, 5-6 सेंटीमीटर का बॉल जितना बड़ा, लेकिन कहते हैं इससे कुछ तकलीफ नहीं है। इतना बड़ा गांठ होना भी एक बहुत बड़ी तकलीफ की बात है। तो सिर्फ दर्द को तकलीफ मत समझिए, बाकी और भी सिम्टम्स हैं बॉडी में जो प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो उसके ऊपर ध्यान देना, तवज्जो करना ज़्यादा ज़रूरी है। पहले इसमें जैसे दिखाई दे रहा है कि कुछ गांठ हमें ऑब्वियसली दिखाई दे रही है, या हाथ में फील हो रही है, लग रही है। कभी है नहाते वक्त या कुछ करते वक्त पता चलता है कि कुछ गठान जैसा हो गया है, कुछ गोला जैसा, ग्लम्प जैसा ब्रेस्ट में हो गया है, जो दर्द नहीं होगा। मोस्टली 90% दर्द नहीं होगा। तो इसका मतलब ये कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज़ उसके ऊपर ध्यान दीजिए, उसको फ़ौरन जाके अपने डॉक्टर को बताइए, उसका टेस्टिंग कीजिए कि मुझे कोई गांठ है। ठीक है। फिर आता है कि जैसे मैंने कहा कि वो जगह जो है, वो वहाँ की जगह कुछ सिकुड़ जाती है। कभी या तो निप्पल चेंज हो जाता है, अंदर चला जाता है, या उसमें से कुछ पानी आने लगता है, या खून आने लगता है निप्पल में से, कुछ अलग कलर का पानी आने लगता है। तो ये सब जो है वो सिम्टम्स हैं, ये सब जो बता रहे हैं साइंस है कि कुछ आपके ब्रेस्ट में हो रहा है, कुछ एक अलग हो रहा, बदलाव आ रहा है। ओके। और दर्द होना, ऑब्वियसली अगर गांठ बड़ी हो जाती है तो फिर वो दर्द भी होती है। चमड़ी जो है वो वहाँ की पूरी ऑरेंज जैसी हो जाती है, जैसे ऑरेंज का फ्रूट होता है उस तरह से बड़ी हो जाती है, और उसे पॉडी ऑरेंज कहते हैं। इसका मतलब आपका जो लंप है वो बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत एडवांस हो चुका है, और चमड़ी में खुजली होती है, खून निकलता है। अभी हमें ये सारे सिम्टम्स, अगर इनमें से एक भी सिम्टम दिखाई दे तो फ़ौरन आपको आपके डॉक्टर को कांटेक्ट करना है, आपको ब्रेस्ट कैंसर सर्जन को दिखाना है कि ये सब चीज़ें हमें हो रही हैं, अभी हमें क्या करना है। तो एनी चेंज, कुछ अगर आर्मपिट में
या आपके बगल में एक्जिला में गांठ गठान हो जाती है, तो उसके ऊपर भी आपको ध्यान करना है कि ये भी एक साइन हो सकती है, इसे आपको इग्नोर नहीं करना है। ब्रेस्ट कैंसर की जो है स्टेजेस होते हैं, ये जानना क्यों ज़रूरी है कि गांठ हो गई है, ठीक है, लेकिन कौन सी स्टेज पे पेशेंट का जब आते हैं उन्हें बताया जाता है कि ये सब टेस्ट करने के बाद कि आपको कैंसर हो गया, ये कैंसर लगता है, तो पहले पेशेंट का सवाल होता है कि ये कौन सी स्टेज पर है, कितना बढ़ गया है, अभी हमें क्या करना होगा, क्योंकि हर स्टेज का ट्रीटमेंट अलग होता है, इसलिए जानना ज़रूरी है कि कौन सी स्टेज पर है। और हर स्टेज की प्रोग्नोसिस भी अलग होती है, यानी उसके ठीक होने का जो परसेंटेज है वो भी अलग होता है, कितना फीसद उसको वो 100% ठीक हो सकता है 5 ईयर्स तक, 5 ईयर सर्वाइवल जिसे हम कहते हैं, वो कितना है, हर स्टेज के लिए अलग है। स्टेज 0 मतलब बहुत ही छोटा गांठ जो हमें कोई एक्सरे, मेमोग्राफी या फिर इस पे दिखाई दिया हो, वो होता है। स्टेज 1 मतलब 2 सेंटीमीटर से छोटा गांठ होता है। स्टेज 2 मतलब 2 से 5 सेंटीमीटर के बीच में होता है। स्टेज 3 यानी 5 सेंटीमीटर से बड़ा गांठ होता है। और स्टेज 4 मतलब बहुत बड़ा गांठ होता है, जैसे मैंने बाकी सब चेंजेस बताया ना आपको कि चमड़ी आपकी ऑरेंज जैसी हो गई है, एकदम थिक हो गया है पूरा, और बॉडी में दूसरी ऑर्गन्स में फैल चुका है, लिवर में, बोन में या कहीं और भी फैल चुका है। तो स्टेज 1 तक जब तक होता है बीमारी, पूरा 100% चांस होता है कि वो पेशेंट ठीक ही हो जाएगा। और 5 ईयर सर्वाइवल की बात है, ये जो पहले 5 साल होते हैं। स्टेज 2 में जो होता है वो 87% होता है 5 ईयर सर्वाइवल, स्टेज 3 में 61% एंड स्टेज 4 में 20%। सो इसका मतलब ये है कि हर स्टेज में कोई डेथ सेंटेंस नहीं है, पेशेंट ठीक होने का चांस हर स्टेज में है, लेकिन परसेंटेज धीरे धीरे करके कम होता जाता है। इसीलिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है अर्ली डिटेक्शन, यानी जितना जल्दी हम पता कर सकें उतना जल्दी ठीक होगा। अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइफ, मतलब जितनी जल्दी हमें बीमारी पकड़ में आएगी उतनी ज़्यादा हम जल्दी ठीक हो सकते हैं। लोग बताते क्यों नहीं है? लोगों को डर होता है, भय होता है, दिल में लगता है कि अगर कैंसर निकल गया तो हमारा पूरा बॉडी चेंज हो जाएगा, हमारी फैमिली पे अफेक्ट होगा, बहुत खर्च होगा। और बीइंग अ लेडी, लोगों को लगता है कि मुझे ये सब फालतू चीज़ों पे खर्चा नहीं करना चाहिए, मेरे परिवार वालों को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे डर लगता है अगर मेरे साथ कुछ हो गया, मैं ना रही तो बाकी लोगों को कौन देखेगा। ये सारी बहुत सारी साइकोलॉजिकली अफेक्टिंग चीज़ें हैं, लोगों के दिमाग में आती है, इसलिए शायद वो डर से या शर्म से, दूसरी चीज़ें होती है जो उन्हें बहुत शर्म आती है कि ये ऐसी जगह है, मैं किसको बताऊँ जाके कि मुझे कहाँ पर गांठ हुई है, कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। और इसी चक्कर में बहुत एडवांस होने तक, बहुत ज़्यादा स्टेज बढ़ने तक लोग नहीं बताते, जब तक कि यहाँ तक कि वो गांठ फट जाती है, कभी कभार उसमें से कुछ खून निकलने लगता है, पस निकलने लगता है, इतनी बढ़ जाती है, उसके बाद में वो बताते हैं या उसके ऊपर ध्यान देते हैं, और तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो चुका होता है। लेकिन स्टेज 4 में भी ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, उसमें भी 20% चांस है कि वो 5 ईयर्स तक, अगले 5 सालों तक अच्छी तरीके से ज़िंदा रहेंगे अगर वो पूरी तरह से ट्रीटमेंट करेंगे। अगर ये सब चीज़ें होने के बावजूद वो लोग अगर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ पे चले जाते हैं, तो बहुत नुकसान होता है और स्टेज बढ़ जाती है आगे। इसलिए प्लीज़ जो हमारे पास डायग्नोस्टिक मोडालिटीज़ हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये 100% कैंसर है, वो करवाएं टेस्ट। डायग्नोसिस पता करने के बाद उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट भी प्लीज़ करवाएं, ठीक है। तो हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो टेस्ट हैं वो क्या हैं? मैमोग्राफी, जैसे ये एक एक्सरे होता है जिसमें ब्रेस्ट का एक्सरे लिया जाता है, और अल्ट्रासाउंड ऑफ द ब्रेस्ट, सोनोग्राफी ऑफ द ब्रेस्ट की जाती है। इसमें पता चलता है मैमोग्राफी में कि गांठ एक ही है या बहुत सारी हैं, सिर्फ एक जगह पे छोटा सा गांठ है या बहुत जगह पे फैला हुआ है। ये टेस्ट करवाने से हमें पता चलता है कि कहाँ पर कैंसर एग्जैक्टली है और हमें किस तरह से सर्जरी करनी है। क्या इसका हमें ब्रेस्ट बचाकर सर्जरी कर सकते हैं? क्योंकि आज की दुनिया में जो है वो ब्रेस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा नहीं समझना कि कैंसर हो गया मतलब मेरा ब्रेस्ट निकाला जाएगा, नहीं, हम ब्रेस्ट बचाकर भी सर्जरी कर सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा चांस है कि हम आपका ब्रेस्ट बचा सके। तो ये सारे टेस्ट से हमें पता चलता है। अगर
छोटा सा गांठ हो नहीं दिखाई दे रहा है तो एमआरआई भी कर सकते हैं और बायोप्सी कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि एक छोटा सा टुकड़ा निकालते हैं, उसकी जांच करते हैं और उससे पता चलता है कि ये 100% कैंसर ही है। कौन सी टाइप का कैंसर है, हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं, अगर वो पॉजिटिव होते हैं तो हार्मोन थेरेपी भी दिया जा सकता है। तो ये सब पता करने के लिए बायोप्सी करना बहुत ज़रूरी है। तो किसी और की बातें सुनकर ये लोग जो समझते हैं कि बायोप्सी नहीं करना चाहिए, बहुत डेंजर है, सब खराब हो जाएगा, आगे बीमारी बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। किसी की बातें मत सुनिए और प्लीज़ गो अहेड विद बायोप्सी अगर किसी को ज़रूरत है तो। अब आते हैं हम ट्रीटमेंट पार्ट पर। तो क्या है हमारे पास ऑप्शंस? अगर किसी को सारे टेस्ट करने पे पता चला, बायोप्सी की रिपोर्ट में आता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर है, तो हमें करना क्या है, आगे चल के क्या, अब क्या होगा? पहला क्वेश्चन ये रहता है पेशेंट का, अब क्या होगा, क्या करना होगा? तो डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज, अगर स्टेज 1 में है, 2 में है, तो पेशेंट को पहले सर्जरी ऑफर किया जाता है, ऑपरेशन ऑफर किया जाता है, जिसमें जैसे मैंने कहा कि डिपेंड करता है कि किस साइज़ की गांठ है, एक ही है या ज़्यादा है, उसके ऊपर से डिपेंड करते हैं कि हम उसका ब्रेस्ट बचा कर सर्जरी कर सकते हैं या ब्रेस्ट निकालना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा चांस है कि हम ब्रेस्ट बचा सकते हैं, जिसे ब्रेस्ट कॉन्जर्वेटिव सर्जरी कहा जाता है। उसके बाद जब सर्जरी हो जाए, फिर दूसरा स्टेप आता है कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी। किसको लगेगा कीमोथेरेपी? क्या हर पेशेंट को कीमोथेरेपी लगता है? नहीं, बिकॉज पेशेंट जब ऑपरेशन कैंसर का नाम सुनते हैं तब उनके दिमाग में पहला डर होता है कि कीमोथेरेपी, क्योंकि उन्होंने कहीं नेबर को देखा होता है, पड़ोसी में देखा होता है या किसी को भी सुना होता है कि कीमोथेरेपी से पूरे बाल झड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत उल्टियाँ होती है, हम खा नहीं पाते हैं, लाइफ मिजरेबल हो जाती है। आई अग्री, बट आज की तारीख में हमारे पास इतनी अच्छी मेडिसिन हैं और दवाइयाँ हैं, जो न्यूअर टेक्नोलॉजीज़ हैं, उससे इतने साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। अगर कुछ हेयर लॉस वगैरह भी होता है तो बहुत टेम्परेरी होता है, आपके दोबारा 100% पूरे बाल आ जाते हैं। और ये सब जो तकलीफ होती है वो भी टेम्परेरी होती है, उसके बाद 100% पेशेंट रिकवर होता है। विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स आप एकदम नॉर्मल हो जाते हो। तो और इसका रिस्क कम है और बेनिफिट ज़्यादा है, इसलिए हमें बेनिफिट को देखते हुए, फ़ायदे को देखते हुए आगे ये सब इलाज करना चाहिए अगर इंडिकेटेड है, अगर आपको कीमोथेरेपी की ज़रूरत है। बहुत सारे गांठ अगर बहुत छोटी है, लेस देन 1 सेंटीमीटर है, लिम्फ नोड्स भी नेगेटिव हैं, तो फिर कोई ज़रूरत भी नहीं रहेगी आपको कीमोथेरेपी की। ओके, क्योंकि और हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव है, जैसे मैंने कहा कि एक रिसेप्टर्स होते हैं, वो अगर पॉजिटिव आते हैं बायोप्सी पे या टेस्टिंग पे, तब वो टैबलेट से ही काम चल सकता है, आपको कीमोथेरेपी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़ आती है रेडिएशन। रेडिएशन मतलब जो लाइट का ट्रीटमेंट होता है। रेडिएशन आपको ओवर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ दिया जाता है और हर एक को ज़रूरत नहीं होती है। इसकी भी क्राइटेरियाज होती है कि अगर लिम्फ नोड्स पॉजिटिव है, ट्यूमर बड़ा है, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर से बड़ा है, तो उसको रेडिएशन की ज़रूरत होती है, वरना उसको रेडिएशन की, और अगर ब्रेस्ट बचाकर सर्जरी करते हैं तो 100% रेडिएशन की ज़रूरत होती है। अगर ब्रेस्ट निकाल देते हैं और छोटा सा ट्यूमर है और लिम्फ नोड्स भी पॉजिटिव नहीं आए हैं तो रेडिएशन भी बच सकता है, अवॉइड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है टारगेटेड थेरेपी। एक और रिसेप्टर है HER2 जिसे कहते हैं, अगर वो पॉजिटिव आता है तो हार्मोन थेरेपी के साथ साथ एक टारगेटेड थेरेपी भी होती है, वो दिया जाता है। उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है पेशेंट्स को, कैंसर दोबारा ना आए इसलिए। ये सब ट्रीटमेंट हम क्यों करते हैं? आपको ऐसा लगता होगा कि बस अभी मैंने सर्जरी कर लिया, अभी आगे का तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बट नहीं, अगर आप कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो वो मॉन्स्टर दोबारा आ जाएगा, वो कैंसर दोबारा आ जाएगा, आपकी बॉडी में, शरीर में दोबारा प्रवेश कर लेगा। इसलिए इसको बचाने के लिए और इसे अवॉइड करने के लिए हम बाकी की सारी मोडेलिटीज़ भी इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इज़ मल्टी मोडल, मतलब बहुत सारी चीज़ों को साथ मिला के किया जाता है, सिर्फ एक चीज़ से नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने कहा कि सर्वाइवल रेट्स जो होती हैं, जिसकी हम बात करते हैं 5 ईयर सर्वाइवल रेट्स, वो हर स्टेज पे डिफरेंट होती हैं। ये मैंने आपको बताया अभी अभी कि कितनी डिफरेंट है ये। सो अर्ली डिटेक्शन इज़ द की। जितना जल्दी पकड़ में आएगा उतना अच्छा होगा। आपने पिछली साइड में देखा कि 1 और 2 में ऑलमोस्ट 100% सर्वाइवल रेट है, मतलब आप पूरा 100% सब ठीक हो जाएगा। तो इसलिए जल्दी पकड़िए, उसको आगे बढ़ने मत दीजिए।
अगर आपको लगता है कुछ रिसेंटली मुझे 10-15 दिन में 8 दिन में पता चला है कि कुछ अलग सा गांठ हो रहा है, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाइए। 10-15 दिन भी क्यों रुकना है। पर पेशेंट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास आते हैं जो 6 महीने से गांठ होता है, 1 साल से फील हो रहा है वहाँ पर क्या कर रहे थे अब तक, कुछ नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं आए तो कोई खास जवाब नहीं होता, पर डर के मारे या फिर शर्म आती है, ये सब आंसर्स होते हैं। बट उस समय तक शायद स्टेज एक आगे बढ़ चुकी है। तो प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है, और हमारा ये अवेयरनेस प्रोग्राम करने का मकसद यही है कि हम जल्दी से जल्दी बीमारी को पकड़ें और उसका इलाज करें। सो अर्ली डिटेक्शन के लिए करना क्या है। पहला, कैसे पकड़ेंगे हम अर्ली, मतलब मैं तो कहते रहती हूँ अर्ली डिटेक्शन अर्ली, पर कैसे, हमको तो पता ही नहीं हमारे ब्रेस्ट में गांठ है या नहीं है, पता है सही है, कैसे पता चलेगा। खुद से सेल्फ ब्रेस्ट एग्जाम जिसे कहते हैं, खुद से हमें देखना है अपने आप को। सबसे पहला स्टेप खुद से देखना है, आगे मैं बताऊंगी क्या है ये सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। सेकेंड स्टेप है, अगर कुछ ऐसा लगता है कि खुद से हाथ लगाने पे कि कुछ गांठ जैसी है या आपकी फैमिली हिस्ट्री है, पहले से आपकी फैमिली में किसी को कैंसर हुआ है, तो हमें कराना है मैमोग्राफी। मैमोग्राफी हर साल कराना है। और तीसरी चीज़, अगर मैमोग्राफी में भी कुछ आता है या आपको कुछ गांठ लगती है हाथ पे, तो डॉक्टर के पास जाके एग्जामिनेशन करवाना, आपके ब्रेस्ट सर्जन के पास जाके, ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाके उसका टेस्ट करवाना, उसका चेकअप करवाना और क्लिनिकल एग्जामिनेशन करवाना, ये ज़रूरी है। तो जितना जल्दी पता चलेगा अर्ली डिटेक्शन, बेटर आउटकम्स। So as I said, the numbers are like 1 in 8 women will get breast cancer. Every 2 minutes एक केस हो रहा है ब्रेस्ट कैंसर का। इमेजिन कितना ज़्यादा खतरनाक है ये। ओके, यूएस में सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है, और हर 13 मिनट में यूएस में एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट की मौत हो रही है। तो हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है रिस्क को। कैसे? एज आई सेड, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, एक्सरसाइज करना है, वेट रिडक्शन करना है, नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल, और एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जामिनेशन करवाना है, मैमोग्राफी करवाना है। ठीक है। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की जैसे मैं बात कर रही थी कि क्या करना है, खुद से खुद को देखना है। सेल्फ मतलब खुद, एग्जाम मतलब देखना, चेकअप करना। कैसे करेंगे हम? जब पीरियड आता है, या अगर किसी का पीरियड नहीं आता है, जिसकी उम्र हो चुकी है, पीरियड बंद हो चुका है, या यूट्रस निकाला हुआ है, बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ है, तो उनको कोई एक दिन फिक्स कर लीजिए महीने में, या जिसका पीरियड चालू है वो लोग। और ये हमें कब करना है? एटलीस्ट 30 साल की उम्र से ये चालू करना है। कब करना है? महीने के पीरियड आके आखिरी दिन पे, माहवारी जब खत्म होता है उसके आखिरी दिन पे आपको ये करना है। क्यों ये मैंने ऐसा माहवारी का आखिरी दिन चुना? क्योंकि उस टाइम पे जो है वो आपको याद भी रहेगा कि महीने का ये आखिरी दिन है, एक दिन है जब मुझे करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जब पीरियड आता है उसके पहले वाले पीरियड में आपका ब्रेस्ट में थोड़ा हैवीनेस फील किया होगा आपने, लगा होगा कि ब्रेस्ट आपको हैवी लग रहा है, टाइट लग रहा है, और या तो फिर उसमें पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो हमें गांठ अच्छे से महसूस नहीं होगी, छूने पे भी दर्द होगा। तो इसलिए उस पीरियड में अवॉइड कीजिए। जब पीरियड खत्म होता है, हार्मोन का इन्फ्लुएंस कम होता है, तब वो अपने आप से उसमें कम होता है, डेंसिटी कम होती है, और वो गांठें अगर कुछ होगी तो इजीली फील होगी। करना क्या है? आपको खड़े रहना है एक मिरर के सामने, आईने के सामने, और दोनों हाथ साइड में, और स्ट्रिप करना है, ऊपर के कपड़े निकालने हैं, और दोनों हाथ साइड पे रख के खुद को आईने में देखना है। देखना है क्या है? देखना ये है कि दोनों साइड के ब्रेस्ट बराबर साइज में है, कहीं निप्पल में कोई बदलाव तो नहीं है, कहीं चमड़ी पे कुछ बदलाव तो नहीं है, निप्पल अंदर तो नहीं चला गया है, ये सब देखना है। कुछ ऑब्वियस स्वेलिंग दिखाई दे रही है, कुछ ऐसे लग रहा है कि कोई हिस्सा ऊपर उठ चुका है, तो वो देखना है। दूसरा, दोनों हाथ साइड में रख के देखना है। दोनों हाथ साइड में रख के देखना है, फिर दोनों हाथ ऊपर करके देखना है। इससे हमें क्या पता चलेगा कि एक्जिला में या आर्मपिट में या जो अंडर आर्म्स में बगल में कोई गांठ तो नहीं है, कोई गोला तो नहीं दिख रहा है, या चमड़ी जो अगर ऊपर हाथ करते तो निप्पल ऊपर तो नहीं खींच गया है, या कोई गांठ है जो ऐसे चमड़ी को ऊपर खींच रही है, ऊपर हाथ करने से वो दिखाई देगी हमें अच्छे तरीके से। तीसरी चीज क्या करनी है, उसके बाद में हमें हाथ से देखना है। हाथ से कैसे देखेंगे? ये विद द फ्लैट ऑफ योर हैंड, ये इस तरह से। अगर इस तरह से उंगली के बीच में पकड़ेंगे तो हर चीज जो है वो गांठ लगेगी, लेकिन हमें गठान को देखने के लिए हमेशा
फ्लैट ऑफ द हैंड को यूज़ करना है, जैसे ये फोटो में दिखाया गया है। और कैसे करना है? सर्कुलर मोशन में, निप्पल से बीच से शुरू करके इसको इस तरह से हाथ पूरा घुमाते जाना है, ऊपर नीचे चारों तरफ घुमाते जाना है। ये ऐसे अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये चारों तरफ घुमा के देखना है कि कुछ हाथ में फिसलता हुआ गोली जैसा या गोला जैसा लम्ब तो नहीं दिखाई दे रहा है। निप्पल को दबा के देखना है कि उसमें से कुछ पानी या ब्लड वगैरह तो नहीं आ रहा है। ये आप अपने शॉवर में भी कर सकते हैं, सोते वक्त भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपके पास अकेला टाइम हो, 5 मिनट का काम है, कर सकते हैं। इसके बहुत फ़ायदे हैं कि कोई भी चीज़ अबनॉर्मल लगी तो हम देख लेते हैं। और यही रीज़न है कि हमें ये नहीं पता है और ये हम ये नहीं करते हैं, इसीलिए बहुत बड़ी बड़ी गांठें जो है वो फिर सामने आती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है, कभी हमने छुआ ही नहीं है कि कोई चीज़ है ब्रेस्ट में, कोई अलग चीज़ हुई है। तो इसलिए अगर ये हर महीने करेंगे तो आई एम श्योर छोटी से छोटी गांठ भी है वो जल्दी से जल्दी में पकड़ आएगी। अगर कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखते रहिए। ओके। और एज आई सेड कि 40 जो है वो इम्पोर्टेंट नंबर है। 40 साल की बाद की उम्र में जो है वो कैंसर होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। हमें मैमोग्राफी करते रहना चाहिए ईयरली 40 साल की उम्र के बाद में। ओके। एंड आई एम श्योर ये चीज़ें आपकी समझ में आई है। और अगर कोई है आपके अतराफ में, आपके नेबरहुड में, या कोई रिलेटिव्स में, या कोई पहचान में, या फ्रेंड सर्कल में जिसको कैंसर हुआ है, तो उनसे बात कीजिए, उनका साथ दीजिए, क्योंकि साथ देने से ही ये लड़ाई लड़ी जा सकती है। उनका सपोर्ट कीजिए। एंड आई एम श्योर इससे डरने नहीं है, हमें इससे लड़ना है। ओके। तो ये सबको, अगर किसी को कैंसर है तो हमें उसका साथ दे के, उनके साथ खड़े होके इसको ख़त्म करना है, डरना नहीं है उससे। ओके। थैंक यू एवरीबॉडी। एंड अगर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आई थिंक कोई कमेंट नहीं है। आई होप इट वॉज अ यूजफुल सेशन। समझ में आ गया है सबको। अगर किसी को कोई भी सवाल हो तो इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस।